नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी पुनीत मिश्रा भी लगातार खास खबरों पर नजर बनाए हुए। पुनीत का बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले मैं पुनीत के पास चलूं, बड़ी खबर गुना से मिल रही है। गुना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मिट्टी खदान में 7 महिलाएं दबी हैं। मेरिया खेड़ी गांव की ये पूरी घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। महिलाओं को निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। प्रशासन इस काम में लगा हुआ है। 4 महिलाओं को निकाल लिया गया है। विधायक लक्ष्मण सिंह भी मौके पर मौजूद हैं। चाचौड़ा थाना इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर हादसा हुआ है। मिट्टी खदान में 7 महिलाएं दबी हैं। मेरिया खेड़ी गांव की यह पूरी घटना है, जहां पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। मिट्टी खदान में 7 महिलाएं दबी हैं। मेरिया खेड़ी गांव की घटना। महिलाओं को निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। 4 महिलाओं को निकाला गया है। 3 महिलाएं अभी भी दबी हैं। विधायक लक्ष्मण सिंह मौके पर मौजूद हैं। गई है तो उसमें 7-8 महिलाएं दब गई हैं। हाँ, मेरिया खेड़ी गांव है चाचौड़ा के पास में। तो जल्दी भिजवा दीजिए एम्बुलेंस। हम लोग यहाँ कर रहे हैं, राहत कार्य में लगे हैं। जल्दी भेज दीजिए। धन्यवाद। मेरिया खेड़ी के पास खदान खिसक गई है तो उसमें 7-8 महिलाएं दब गई हैं। हाँ, मेरिया खेड़ी गांव है चाचौड़ा के पास में। तो जल्दी भिजवा दीजिए एम्बुलेंस। हम लोग यहाँ कर रहे हैं, राहत कार्य में लगे हैं। अभी अनुमान नहीं है कितनी है। 4 तो निकल गई हैं और जेसीबी आ गई है। 2 जेसीबी और आ रही हैं और अब वो पूरा खुदाई होगी तब पता चलेगा। अब हम सभी, मैं अकेला नहीं, सभी लोग लगे हैं। प्रशासन के लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, पुलिस भी, सभी लोग लगे हैं। सभी प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है, जैसे तैसे हम शुरू। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विजय जोगी जुड़े हैं गुना से। विजय, जो 3 महिलाएं दबी हैं, किस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है? देखिए कमरुद्दीन जी, 3 महिलाओं को जो है अभी तक निकाला जा चुका है। और जैसा जो महिलाएं बाहर निकली हैं, उनका कहना है करीबन 10 से अधिक जो है महिलाएं ये साथ में आई थी यहाँ पे सुई खोदने, जो कि खदान धंसने से दब गई हैं। जिसमें से अभी तक 3 से 4 महिलाएं जो है उनको बचाया जा चुका है, जिनका जो है जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है प्रशासन द्वारा। और बाकी की जो महिलाएं उनको निकालने का प्रयास जो है जारी है। और अब थोड़ी देर पहले यहाँ पर जेसीबी मशीन पहुंची है, जिससे कि खुदाई का काम जल्दी पूरा हो सके, इसलिए जेसीबी मशीन से खुदाई की जा रही है। जो भी ये हादसा हुआ कैसे? देखिए कहीं ना कहीं गांव की जो महिलाएं होती हैं वो अपने काम में आने वाली ये छुई होती है सफेद कलर की, जिससे कि जो पुताई का काम होता है दीवार, कच्ची दीवारों पर, वो किया जाता है। तो इन महिलाओं ने, जो ग्रामीण महिलाएं थी, ये इकट्ठी होकर जो है छुरी लेने यहाँ पर आई थी और खदान धंसने से ये पूरा जो है घटनाक्रम हुआ है। जी कमरुद्दीन। विजय, ये किसकी लापरवाही है? क्योंकि बहुत बड़ा ये अपने आप में हादसा है। देखिए जाहिर सी बात है कि कमरुद्दीन जी कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक के तौर पे अगर देखा जाए तो इस तरह की जब खदानें होती है तो कहीं ना कहीं उन पे बैन प्रशासन द्वारा लगाना चाहिए, जो कि नहीं लगाया जाता है। और प्रशासनिक अमला सिर्फ शहर या सिटी में नहीं होता, ग्रामीण अंचल पे भी आशा कार्यकर्ताएं होती हैं, पटवारी जो होते हैं वो होते हैं। लेकिन अभी तक इस मामले में जो है इस तरह की कोई कार्रवाई बड़ी देखने को नहीं मिली। विजय, ये जो महिलाएं हैं और बताया जा रहा है चाचौड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, और जो मेरिया खेड़ी गांव है, ये जो खदान है, कितना दूरी पर है? देखिए तहसील स्तर से करीबन, तहसील मुख्यालय से करीबन 4 या 5 जो है वो किलोमीटर दूर ये हादसा हुआ है। जी कमरुद्दीन। विजय, लेकिन ऐसी क्या वजह थी? क्या ये रूटीन था? आप बता रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, मेरिया खेड़ी गांव की महिलाएं अक्सर यहाँ पर लिपाई पुताई के लिए, घर की लिपाई पुताई के लिए यहाँ से मिट्टियां इकट्ठा करके अपने गांव ले जाती थी। क्या ये अक्सर होता रहता था? जी अक्सर इस तरह की जो है ग्रामीण अंचल में जो है महिलाएं इकट्ठा होकर मिट्टी लेने जाया करती हैं। और देखिए काफी दिनों से इस तरह की जो है, कुछ बीते सालों में इस तरह की घटनाएं तो देखने को मिली, लेकिन उस पर जो है अंकुश जो है प्रशासन नहीं लगा पाया। जो महिलाएं दबी हैं विजय, उनको निकालने के लिए क्या पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं वहां पर? इक्विपमेंट्स हैं वहां पर मौजूद हैं? जो प्रशासन पहुंचा हुआ है, विधायक भी पहुंचे हैं लक्ष्मण सिंह, सभी इस काम में लगे हुए हैं और मशीनरी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिससे कि महिलाओं को जल्दी बाहर निकाला जा सके और क्या उनकी स्थिति है उस पर जो है गंभीरता से विचार किया जा सके। फिलहाल तो प्रशासन लगा हुआ है महिलाओं को निकालने में, खदान मशीन से
जेसीबी मशीन से खुदाई की जा रही है। विजय, जिन महिलाओं को निकाला गया है, 4 महिलाओं को अभी तक निकाल लिया गया है सफलता अपने आप में, उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, वो अभी तक जो है बेहोश हैं और कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, उनका उपचार जारी है। अब जब वो महिलाएं होश में आएंगी, जब पूरी स्थिति जो है वो क्लियर होगी। तो उनको इलाज किस तरह दिया जा रहा है? देखिए, वो जिला अस्पताल जो है यहाँ से रेफर की गई हैं और अब उपचार वहाँ पर उनका शुरू हो चुका है। जैसे ही उनको होश आता है तो पूरी स्थिति जो है वो क्लियर होगी। और विजय, यहाँ से अस्पताल कितनी दूरी पर है? करीबन 65 किलोमीटर जो है, जहाँ पर ये हादसा हुआ वहाँ से करीबन 70 किलोमीटर ये जिला अस्पताल है। नहीं, जिला अस्पताल बहुत दूर है यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय, तमाम जानकारी देने के लिए। तो विजय बता रहे हैं कि जो मेरियाखेड़ी गांव है, अक्सर इस खदान से महिलाएं मिट्टी इकट्ठा करके गांव में ले जाती थी। हालांकि जो विभाग के अधिकारी हैं, तमाम जो विभाग, पर्यावरण विभाग और जो तमाम विभाग हैं, उनको इसमें कम से कम संज्ञान लेना चाहिए था कि ये खुदाई नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है और कई सारे पोल्यूशन फैलता है, प्रदूषण फैलता है और इस पे एहतियात बरती जानी चाहिए थी। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं इस पे ध्यान नहीं दे रहा था और इसी वजह से प्रशासन की जो लापरवाही थी, ना तो जागरूकता की गई, जागरूकता फैलाई गई इस इलाके में कि अगर ऐसा हो रहा है, ना तो किसी ने अपने स्तर पर प्रशासन को सूचित किया कि अगर ऐसा लगातार हो रहा है, यहाँ पर इस खदान में लगातार मिट्टी खोदे जा रहे हैं, मिट्टी इकट्ठा किए जा रहे हैं, और तो उसकी जानकारी प्रशासन को पहुंचाई जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एक बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर, जहां पर 7 महिलाएं मिट्टी खदान में दबी थी, 4 को निकाल लिया गया। अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। ये गार खोदना है, पांडू उसमें खिसक गई तो दल गई। कितनी महिलाएं निकाल ली अभी तक? एक महिला है, इसी बात 4 निकाल ली और एक बता रही थी 10-15 इसमें अंदर घुस रही है। दबी हुई है? हाँ, पता नहीं, अब नुके निकल गई अंदर ही है, अभी निकली नहीं है। मेरियाखेड़ी खुर्द है, ये पहाड़ी पर कुछ महिलाओं के खदान में दबने की सूचना थी, जिसमें से 4 तो निकाल ली गई हैं। कुछ लोगों की संभावना और हो सकती है और एग्जैक्ट भी जानकारी तो नहीं मिल पा रही है। और बचाव कार्य के लिए एसडीएम साहब भी हैं, टीआई चाचौड़ा है, बल भी है और सभी एजेंसी हैं, डॉक्टर साहब भी आए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, जहां पर टोल बूथ पर तोड़फोड़ की खबर है। टोल बूथ पर जमकर तोड़फोड़ की गई है। पैसे के लेन देन को लेकर यह विवाद सामने आया है। 10 से 15 लोगों ने तोड़फोड़ की। टोल कर्मचारी घायल बताए जा रहे हैं। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। सीसीटीवी में बदमाशों के चेहरे कैद हो चुके हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है। हालांकि शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस लगातार कर रही है। टोल बूथ पर तोड़फोड़ की खबरें और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास चौहान जुड़े हैं। विकास, क्या ताजा जानकारी? टोल बूथ पर तोड़फोड़ हुई? बिल्कुल, ये बाड़ंगा थाना इलाके का मामला है, जहां MR10 रोड पर स्थित टोल प्लाजा पर पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। हालांकि ये टोल टैक्स जो बूथ है, ये इसकी वैधता और अवैधता को लेकर लगातार पिछले कुछ समय से संशय की स्थिति बनी रहती है। और इसी दौरान कल जब कुछ लोग वाहन से निकल रहे थे, उस दौरान पैसे बूथ कर्मियों के द्वारा मांगे गए। इस दौरान वहाँ विवाद की स्थिति निर्मित हुई। हालांकि कुछ वाहन से जो लोग आए थे, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। टोल टैक्स से कुछ कर्मचारी इसमें घायल भी हुए। हालांकि उनके शिकायत पर से पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और जो वाहन से वो आए थे, उनके वाहन के नंबर के आधार पर ही पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। शिनाख्त करने के बाद उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। विकास, आपने कहा कि ये जो टोल बूथ है, टोल प्लाजा है, इसकी वैधता को लेकर सवाल खड़े होते रहे। ऐसी क्या वजह है? तय कौन करेगा ये वैध है अवैध है? वाजिब बात है, चूंकि पिछले कुछ लंबे समय से ये बात देखने में आई, इसकी शिकायत भी कुछ लोगों के माध्यम से की गई, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया गया। चूंकि कई बार ये भी देखा गया कि जब भी यहाँ पर पैसे दिए गए तो उनकी रसीद उन्हें नहीं मिली। इस तरह की कुछ ऐसी शिकायतें भी हैं कि शहर के जो वाहन हैं, उन्हें कई बार विवाद उनसे भी होते रहे हैं। खासकर उनसे विवाद होते हैं जो बाहर के वाहन होते हैं। तो ऐसे में लगातार वैधता और अवैधता की शिकायत पिछले कुछ समय में की गई है। हालांकि उसकी अब तक कोई जिम्मेदारों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। यदि ऐसी वैध भी है तो उस पर प्रॉपर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, यदि नहीं है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन
ये नतीजा उसका सिफर ही देखने को मिला पिछले कुछ समय से। हालांकि अब ये देखना होगा कि विवाद के बाद जिम्मेदार अधिकारी हरकत में आते हैं या सिर्फ इस बार पुलिस अपना काम करने के बाद स्थिति कर लेगी। पुलिस की सक्रियता कितनी है, क्योंकि अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। विकास, क्या कोई चेहरे पहचान में आए, कौन है ये लोग? बिल्कुल, पुलिस ने तत्काल प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसके साथ साथ में जो वाहन वहां पर दिखा था, जिस वाहन से ये लोग आए थे, उन वाहनों के नंबर के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करेगी और ये भी तय करेगी कि आखिर उस वक्त उस वाहन में कौन सवार था, किन लोगों ने हंगामा किया, विवाद की स्थिति निर्मित करने वाले कौन लोग थे। हालांकि पुलिस बहुत कुछ हद तक आरोपियों के करीब पहुंच चुकी है, स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। जल्द ही लगभग 1 दर्जन से अधिक आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। कमरुद्दीन, जो कर्मचारी इसमें घायल हुए हैं, टोल प्लाजा के जो कर्मचारी घायल हुए हैं, उनकी स्थिति कैसी है विकास? जी बिल्कुल, जब विवाद की स्थिति स्पष्ट हुई तो काफी जो कर्मचारी थे वो मौके से रवाना हो गए थे। तो बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति नहीं है किसी की नाजुक स्थिति हो, लेकिन छुटपुट चोटें, मामूली चोटें जरूर कुछ लोगों को आई है, जिसमें जो कर्मचारी हैं घायल हुए और उन्हीं चोट के आधार पर उन्होंने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका। तो कुल मिलाकर लेकिन जो तोड़फोड़ हुई है, जिस तरीके से मारपीट हुई है, वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी है और पुलिस भी लगातार इसको लेकर सक्रियता दिखाती नजर आ रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो आरोपी, इसमें 10 से 15 लोग दिख रहे हैं, उनके चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रही है। उसके बाद उनके गिरेवा तक पुलिस के हाथ पहुंचेंगे। और खबर मंदसौर से, जहां एक 12 साल के छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक छात्र पबजी गेम खेल रहा था और जब परिजनों ने उसे गेम खेलने से रोका, मना किया, तो छात्र इससे बहुत आहत हुआ, बहुत परेशान हो गया और उसने फांसी लगाकर खुद की जान ले ली। मामला लोटखेड़ी इलाके का है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। तो पबजी गेम, ऐसी कई खबरें आपको सुनने को मिल रही होंगी कि पबजी जो बच्चे खेलते हैं उनकी उम्र भी कम होती है और जब उन्हें कोई रोकता है पेरेंट्स, तो वो इसको लेकर बहुत ज्यादा असहज, परेशान हो जाते हैं। और यही कुछ हुआ इस बच्चे के साथ। जहां लोटखड़ी के एक बालक ने, 12 वर्षीय बालक ने फांसी लगा ली बाथरूम में। कारण सिर्फ इतना सामने आया कि वो मोबाइल में गेम खेलने का एडिक्ट हो गया था और पबजी और फ्री फायर जैसे गेम काफ़ी देर तक खेलता था। जब इसे रोका गया तो क्षुब्ध होकर इसने फांसी लगा लिया। ये हम सब के लिए बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि 12 साल के बच्चे में अगर ये इस तरह की टेंडेंसी है तो बहुत मुश्किल होगा समाज में जो कुरीतियाँ और जो बुराइयाँ हमारे सामने आ रही हैं। मोबाइल, स्मार्टफोन यूज़ करने का एक समय सीमा बननी चाहिए और ऐसा कोई भी गेम जिसमें बच्चा एडिक्ट हो जाए, उसे पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उसे दूर रखें। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र जुड़े हैं। नरेंद्र, बहुत हैरान कर देने वाली ये घटना है, जहां पर 12 साल के बच्चे को पबजी गेम खेलते वक्त जब माँ बाप ने रोका तो बच्चा परेशान हो गया। इस बच्चे के बारे में जरा बताइए, इसका नेचर क्या था, गतिविधियां क्या थी, रूटीन क्या था? देखिए कमरुद्दीन, बहुत ही अफसोसजनक घटना है और भानपुरा थाना क्षेत्र के लोटखेड़ी गांव की है, जहां पर एक संभ्रांत परिवार, इसके दादाजी खुद एक बड़े एडवोकेट है उस इलाके के, और उस परिवार में इस 12 साल के बच्चे ने पबजी गेम का एडिक्ट होकर के आत्महत्या कर ली। बहुत ही दुखद घटना ये उस इलाके की है और जब से बच्चे ने सुसाइड किया है तब से परिवारजन तो सदमे में है ही, उस गांव के भी लोग बड़े सदमे में है, क्योंकि बालक बड़ा होनहार था और पढ़ाई में भी तेज था। और ये जब घटना हुई तो बाद में जब परिजनों ने देखा कि आखिर किस कारण ये बच्चा तनाव में रहता था, तो बाद में जिस बच्चे ने सुसाइड करी उस दिन ये पता चला कि बच्चा कई दिनों से पबजी गेम खेल रहा था और मोबाइल गेम खेलने का एडिक्ट हो चुका था। तो नरेंद्र, जब इस छात्र ने ये खौफनाक कदम उठाया तो किस वक्त ये कदम उठाया, परिजन कहाँ थे, कैसे उसने आत्महत्या कर ली, उसको आत्महत्या करने का आइडिया कैसे आया? जी बिल्कुल, दोपहर 1 बजे की ये घटना बताई जा रही है और अक्सर अभी बच्चों की पढ़ाई जो है कमरुद्दीन ऑनलाइन हो रही है। ऐसे में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल नजर आ रहा है। पहले बच्चों को मोबाइल से दूर रहने की सलाह दी जाती थी, लेकिन अब बच्चों के हाथ में मोबाइल होना अनिवार्य हो गया है और 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के हाथ में अगर मोबाइल है तो कहीं न कहीं से पेरेंट्स को इस बात की खास तौर से निगरानी रखनी होती है कि बच्चा मोबाइल गेम खेल रहा है या अपने ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। तो कहीं न कहीं से थोड़ी सी चूक माता पिता की रही है कि उन्होंने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया
पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी से हमारी बात हुई, उन्होंने भी अपील की है खासतौर से पेरेंट्स से कि बच्चे के हाथ में मोबाइल है और बच्चे मोबाइल के एडिक्ट न हो, पढ़ाई के लिए ही उसका उपयोग करे। खासतौर से पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हर पेरेंट्स का ये दायित्व है, हर कर्तव्य है। हालांकि इस छात्र के माँ बाप ने भी अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन बात बनी नहीं और इस छात्र ने खुदकुशी कर ली। और इस वक्त की ताज़ा और खास खबर के लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी पुनीत मिश्रा लगातार जुड़े हैं। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया कमरुद्दीन। और निकाय चुनाव की तारीखें तय नहीं हुई हैं, 3 महीने निकाय चुनाव बढ़ा दिए गए, लेकिन इस बीच जो गतिविधियां और जो राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव बहुत करीब हैं, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और रतलाम से खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें कि वैसे भी कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर बहुत सक्रिय हैं इन दिनों। और गुमान सिंह डामोर जो बीजेपी सांसद हैं, जब उनका काफिला गुजर रहा था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफिले को घेर लिया। घेरते हुए किसानों को मटर की फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है, ये आरोप लगाया। इसके बाद किसानों के मुद्दे पर जब ये कांग्रेसी कार्यकर्ता सांसद की गाड़ी को घेरते नजर आए तो सांसद गाड़ी से उतरे, लोगों से उन्होंने बातचीत भी की और समस्याओं उनकी सुनी। आज हमने सांसद का घेराव इसलिए किया है कि सांसद ईद के चांद जैसे रहते हैं, कभी आते नहीं। क्षेत्र में इतनी समस्या हो रही, सेलाना में जो एक बालिका की हत्या हो गई, उस बात को लेकर भी हम सांसद जी से बात कर रहे थे कि आप देख नहीं रहे क्या इतना अत्याचार हो रहा है। तो सांसद जी अकड़ के बात करते, किसी से भी क्षेत्र की जनता से बिल्कुल ही बात करने को तैयार नहीं। बात एक बड़ी खबर की, बैतूल में महाराष्ट्र किसान महासभा के सचिव अरुण बनकर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी ने किसानों पर गोलियां चलाई तो आरएसएस का मुख्यालय और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को बम से उड़ा देंगे। नागपुर से दिल्ली जा रहे किसान नेता अरुण बनकर ने यह विवादास्पद बयान बैतूल के मुल्ताई तहसील में दिया। इस बयान पर बैतूल के बीजेपी संगठन ने अरुण बनकर के खिलाफ बैतूल कोतवाली में एफआईआर दर्ज करा दी। ये तो कानून पीछे ले, नहीं तो उसको आत्महत्या करना पड़ेगा। ये हमारी स्पष्ट राय। अब आपको मैं बताता, क्या वो गोली चलाएगा अगर किसानों पर तो जवान विद्रोह कर लेंगे। मैं नागपुर में रहता हूँ, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, मोहन भागवत वहीं पर है। हम लोग छात्रावस्था से क्रांतिकारी है, उड़ा देंगे। और जाहिर धमकियां दे रहे हम कि अगर मोदी किसानों पर गोलियां चलेंगे तो मोहन भागवत को उड़ाएंगे, हम आरएसएस के हेडक्वार्टर को उड़ा देंगे। तो ये तय है, इसलिए मोदी गोली नहीं चला सकता किसानों पर। अब मोदी को कदम पीछे लेना होगा और उसका जो स्वभाव रहा हिटलरशाही का, वो पीछे नहीं लेगा, आत्महत्या ही करना पड़ेगा। एक किसान बम से कार्यालय आरएसएस राष्ट्रभक्त संगठन का जो कार्यालय है नागपुर में राष्ट्रीय स्वयं संघ का, उसको बम से उड़ाने की बात करता है। संघ प्रमुख माननीय भागवत जी को बम से उड़ाने की बात करता है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में उल्टी सीधी बयानबाजी करता है। तो इसके इस संपर्कों की भी जांच होना चाहिए कि कहाँ से बम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या कहीं इसके कुछ गलत संपर्क नहीं। ये भी जांच हम चाहते हैं कि शासन इसकी जांच करे। कल रिपोर्ट की गई है 505, 506 आईपीसी की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मुल्ताई भेजी जा रही है। कौन है ये, कौन व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई है, किस मामले? अरुण बनकर निवासी नागपुर। किस मामले में? ये कोई अनर्गल बयानबाजी की गई थी कल, इस संबंध में कार्रवाई हुई। और चलिए एक ब्रेकिंग न्यूज जानने के लिए सीधे ब्रेकिंग स्टूडियो का रुख करेंगे। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। बड़ी खबर है इस वक्त की, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को हल्के में लेना जबलपुर जिले के 53 वरिष्ठ अधिकारियों को महंगा साबित हुआ। करीब 462 शिकायतों के लंबित होने पर, पेंडिंग होने पर जिले के कलेक्टर ने 53 ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जो एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर पर पदस्थ हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों पर 100-100 रुपए का जुर्माना लगाया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई सर्वोच्च प्राथमिकता वाली सीएम हेल्पलाइन योजना में शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरती गई। लापरवाही बरतने वालों की अर्थदंड की कार्रवाई सेवा पुस्तिका में भी दर्ज होगी। जुर्माना भुगतने वाले अधिकारियों में संयुक्त कलेक्टर भी शामिल हैं। वहीं वन विभाग, डीएफओ कार्यालय, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम कार्यालय समेत अन्य विभाग के अधिकारियों को कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। सीएम हेल्पलाइन जो है शासन सुशासन की एक कड़ी है।
और सुशासन स्थापित करने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी कोई कंप्लेन या कोई मांग या कोई डिमांड रखता है, कोई कंप्लेन रखता है, तो उसका समय सीमा में निराकरण होना चाहिए। समय सीमा में जहाँ निराकरण होने में यदि कोई कोताही बरती जा रही है तो उस पर फिर विभिन्न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। उसी और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रतीक मोहन अवस्थी जुड़े हैं जबलपुर से। प्रतीक, क्या लगता है कि अब कलेक्टर ने जिस तरीके से कार्रवाई की है सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को हल्के में लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ, उससे अब सतर्कता बरतेंगे ये अधिकारी आने वाले दिनों में? देखिए, बेशक कमरुद्दीन, चूंकि जिले में अब तक ये पहली कार्रवाई मानी जा रही, जब इतने उच्च स्तर के अधिकारियों पर 100 रुपए का फाइन लगाया गया है और इस फाइन वाली कार्रवाई को उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सीएम भोपाल से बैठे बैठे लगाम लगा रहे हैं, अधिकारियों पर नकेल कस रहे हैं, तो वहीं उन्हीं की हेल्पलाइन योजना के नाम पर अधिकारी कहीं ना कहीं तमाम उन शिकायतों को हल्के में ले रहे थे। और इस बात को जब कलेक्टर ने देखा, समझा, तो वाकई इसे बेहद गंभीर माना और तत्काल रूप से फटकार लगाते हुए 53 वरिष्ठ अधिकारियों पर 100 रुपए का फाइन दर्ज किया है और इसे अब जो है सेवा पुस्तिका में भी दर्ज किया जाएगा। तो अधिकारियों की हीरा वाली थी वो कहीं ना कहीं उन पर ही भारी पड़ी है। और अब बेशक जब कलेक्टर ने अपना सख्त रुख अपनाया है तो निचले विभाग के अधिकारी कर्मचारियों में भी अब कहीं ना कहीं इसका बिल्कुल हैरानी होती है प्रतीक कि इसमें एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य सुनिश्चित करता है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीटिंग की। कैबिनेट की मीटिंग चल रही है कोलार डैम के पास। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और इसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि वो अब हर रोज अपने एक मंत्री के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। हालांकि जब बाहर का दौरा उनका रहेगा तब ये चर्चा नहीं होगी। कैबिनेट बैठक भी अब एक्चुअल होती रहेगी। अभी तो वर्चुअल हो रही थी, इसके पहले अब एक्चुअल होती रहेगी। और बैठक से पहले सीएम ने मीडिया से बात की और कहा है कि मध्य प्रदेश को आगे ले जाना है, कैसे ले जाना है, इस पर हम बैठक में चर्चा करने वाले हैं। सुशासन कैसे स्थापित हो, इस पर बात होगी। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अर्थव्यवस्था और रोजगार को लेकर मंथन किया जाएगा और 1 महीने में, ये बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि सरकार ये कह रही है कि 1 महीने में 1 लाख रोजगार का लक्ष्य मध्य प्रदेश में रखा गया है सरकार की तरफ से। और कांग्रेस ने आत्मनिर्भर एमपी को लेकर हो रहे मंथन पर तंज कसा। सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश सरकार को निशाने कर दिया। पास में जो आयुष विभाग है, उस आयुष विभाग के माध्यम से हम सब ने ये तय किया कि हमारे प्रदेश में कैसे रोजगार उपलब्ध हो सके। उस रोजगार उपलब्धता के लिए हम सब ने माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसी योजना जिसके लिए हम रोजगार उपलब्ध करा सके। हमारे पास में, हमारे इस मध्य प्रदेश में हमारा वनों से घिरा हुआ हमारा जंगल है। उस जंगल में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं। उस जड़ी बूटियों का उपयोग करके हम औषधि निर्माण कर सकते हैं। और इस कोरोना महामारी में हम सब ने देखा है कि इस कोरोना महामारी में यदि हमने कोरोना को रोकने का काम किया तो हमारे पुरानी पीढ़ी, आयुष विभाग की हमारी पुरानी पीढ़ी के माध्यम। और चलिए अब बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जिसको लेकर लोगों में खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बात बर्ड फ्लू की। तो मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू का दायरा बढ़ गया है और कई सारे जिलों से इसको लेकर खबरें आई हैं। पुष्टि भी हुई है बर्ड फ्लू की। कई जगहों से खबरें आई, उज्जैन, देवास, मंदसौर से खबर आई। इंदौर, मंदसौर के बाद देवास, आगर मालवा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राजस्थान, केरल में बर्ड फ्लू का संक्रमण हुआ है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू की वजह से कई राज्यों में इसके फैलने की आशंका जताई जा रही है। तो स्वास्थ्य विभाग का अमला अलर्ट पर भी है। और दूसरी तरफ ये जो हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग जिलों की तस्वीरें जहां पर लगातार पक्षियों की मौत हो रही है और बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हो चुकी है।
और इसी के साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। मुझे और मेरे सहयोगी कमरुद्दीन दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।